नमस्कार दोस्तों, एम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। अब हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्सेज का, जिसमें पहला कोर्स है कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स का। आखिर यह कोर्स किसके लिए है? देखिए, आजकल हम जानते हैं कि कंप्यूटर कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के बिना हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। हर क्षेत्र में कंप्यूटर है। तो ये कोर्स कौन लोग कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं। चाहे आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान कम हो, इंग्लिश कम आती हो, या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन अब तक आपने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हुआ है, तो भी आपको ये कंप्यूटर कोर्स करना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो सबके लिए अनिवार्य है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, उसमें यूट्यूब चला लेते हैं या गेम खेल लेते हैं, तो इसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं कहते हैं। इतना तो सरल आजकल कोई भी कर लेता है, स्मार्टफोन भी चला लेता है, इतना तो सबको पता है। कंप्यूटर का कोर्स बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको ये कोर्स करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आपने अब तक कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, तो आपको ये कंप्यूटर कोर्स अवश्य करना चाहिए। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और आगे इसमें सर्टिफिकेशन का भी हमने सोच के रखा हुआ है कि कोर्स कंप्लीशन में सर्टिफिकेट भी हम इशू करेंगे, लेकिन वो बात की बात है। फ़िलहाल के लिए आप ज्ञान लीजिए, इस कोर्स को पूरा करिए। इस कोर्स के अंत तक जब ये पूरा कोर्स आप कर लेंगे, तो एक सामान्य ऑफिस में काम करने लायक आपके पास पूरा ज्ञान होगा। यानी कि आप किसी भी ऑफिस में सामान्य ऑफिस ऑटोमेशन में जितना कुछ इंक्लूड होता है, ऑफिस में काम करने लायक जितनी की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा कुछ इसमें शामिल होगा। तो देर किस बात की, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए और इस कोर्स को कंप्लीट करिए। गुड लक, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1 चैप्टर 1। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा क्योंकि ये आगे भी इस्तेमाल होते रहेंगे इस कोर्स में। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। पहला चीज़ आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन जो इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट पैदा करता है तथा उसे अपने पास रखने, सेव या स्टोर करने की क्षमता भी रखता है। और ये सब इसके अंदर स्टोर किए गए इंस्ट्रक्शंस या आदेशों के मुताबिक ही करता है, यानी जो कोडिंग्स कहते हैं जिनको। ठीक है, आगे है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? भौतिक रूप से दिखने वाले इसके सभी हिस्से जो इसके बाहर या भीतर हैं, वे सब हार्डवेयर कहलाएंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कैबिनेट, मदरबोर्ड इत्यादि। अगर आप जैसे कैबिनेट को खोलें तो मदरबोर्ड, इसके अंदर के केबलिंग्स भी मिलेंगी, बाहर भी चीज़ें मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, तो सब हार्डवेयर ही कहलाएगा। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी अमुक काम को किस तरह से किया जाए। जैसे अभी हमने पहले अभी बात की कि कुछ कोडिंग होती है इसके अंदर जो कंप्यूटर को बताता है कि वो कैसे उस काम को करेगा। ये सारी चीज़ें एक प्रोग्राम द्वारा होती हैं। इसकी कुछ कोडिंग्स होती हैं, इसके लैंग्वेज होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उससे छोटे छोटे प्रोग्राम बनते हैं और कई प्रोग्राम को मिल करके एक सॉफ्टवेयर बनता है जो एक अमुक काम को कैसे करना है ये कंप्यूटर को बताता है, बाकी काम कंप्यूटर करता है। नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा उस दूसरी डिवाइसेस, जैसे उसके साथ कुछ और चीज़ें लगी हों, प्रिंटर वगैरह, जब आपस में जुड़े हों तारों से या बिना तार के, आजकल बिना तार के भी हो रहा है, ताकि वे आपस में जानकारी या प्रोग्राम साझा कर सकें या शेयर कर सकें, तो उसे एक नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के बारे में भी हम आगे और जानेंगे। सबसे छोटा नेटवर्क दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से भी हो जाता है, और सबसे बड़ा नेटवर्क आप जानते हैं इंटरनेट है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। ज़्यादातर कई लोग डेटा को इंफॉर्मेशन को डेटा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेटा क्या है? तथ्यों तथा आंकड़ों का संग्रह जिसे व्यवस्थित करके कंप्यूटर में रखा गया है। ठीक है, जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उसको जब कंप्यूटर के अंदर फीड कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर अगर है, जो कंप्यूटर के अंदर है उसे हम व्यवस्थित ढंग ही मानते हैं, तो वो कंप्यूटर का डेटा हुआ। इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा की प्रोसेसिंग से प्राप्त होने वाली जो जानकारी है वो हमारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक बार डेटा अगर कंप्यूटर के अंदर फीडेड है तो उससे कई प्रकार की जानकारी हम ले सकते हैं।
कैसे ले सकते हैं क्या, इसके बारे में हम आगे और समझेंगे विस्तार से। अगला चीज़ है मेमोरी एंड स्टोरेज। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। मेमोरी का मतलब तो इंग्लिश में वही है, यानी याददाश्त। कोई चीज़ जब कंप्यूटर सेव करके रखता है, यानी जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी होती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी है। लेकिन ये मेमोरी दो तरह की है। जब हम साधारण भाषा में खाली मेमोरी कहते हैं, तब हम कंप्यूटर के उस हिस्से की बात कर रहे होते हैं जो अस्थायी तौर पर डेटा को रखता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाना बाकी है या हो चुका है। ये अस्थायी है, यानी बिल्कुल टेम्परेरी। जबकि स्टोरेज क्या है? स्टोरेज कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो स्थायी तौर पे यानी परमानेंटली डेटा को सुरक्षित या सेव करके रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है आगे हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है? मतलब वो सारी चीज़ें, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा अंदर जाने में मदद करेंगे, यानी कंप्यूटर को मुहैया कराएंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी डिवाइस हो जाता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड ही हमारा वो प्राइमरी डिवाइस है जिससे हम सारा इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। ओके, इसके बाद अगला हो जाता है, आप जानते ही हैं, माउस। बिल्कुल, माउस आज बिना माउस के कंप्यूटर चल नहीं सकता। पहले समय में एक माउस नहीं हुआ करता था, केवल कीबोर्ड होता था, लेकिन अब तो बिना माउस के हम चल नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि स्कैनर हो गया। इसमें डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन कर लेते हैं, या डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स वगैरह को, और स्कैन करके हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दे देते हैं। उसके बाद जैसे बारकोड रीडर हो गया। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उनके पास बिलिंग के टाइम पे एक मशीन होती है जो पैकेट्स के ऊपर वो स्कैन करती हैं और उसका सारा डेटा कंप्यूटर में, उसका प्राइस वगैरह सब फीड हो जाता है। ओके, ये बारकोड रीडर है, ये बारकोड का एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगला है हमारा OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ज़्यादातर देखिए परीक्षाओं में यूज़ होती हैं, एग्ज़ाम वगैरह में। आजकल देखा होगा आपने, जैसे एग्ज़ाम में आपको केवल आंसर शीट में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और आपको 4 सर्कल्स में से एक को काला करना है। तो उसको जो रीडिंग है वो इस तरह की OMR जो रीडर होती हैं, ये मशीनें रीड करती हैं। मतलब सारा बंडल इसमें डाल दिया गया, कोई टीचर की मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जेरॉक्स मशीन जैसे जेरॉक्स करती है, उस तरह से ये एक एक को स्कैन करके निकाल देगी और तुरंत ही सारा आंसर शीट का डेटा ये कंप्यूटर को फीड कर देगा और बता देगा कि कितने मार्क्स वगैरह भी तुरंत ही आ जाएंगे। ओके, और माइक्रोफोन, इसे तो हम भूल नहीं सकते। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है। ओके, चलिए आगे और देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वही जो कंप्यूटर के अंदर से बाहर आ रही हैं, हमें मिल रही है। तो इसमें भी पहला प्राइमरी डिवाइस होगा हमारा मॉनिटर। जी हाँ, कंप्यूटर बिना मॉनिटर के तो कंप्यूटर ही नहीं है ना। तो हम जो भी करते हैं कंप्यूटर में, वो सब हमें एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, ये मॉनिटर होता है। ओके, ये लेकिन ये कंप्यूटर नहीं है, ये सिर्फ मॉनिटर है, सिर्फ हमको दिखाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, इसे हम बाद में समझेंगे। उसके बाद अगला है प्रिंटर। हमने कंप्यूटर में जो कुछ भी काम किया उसका एक हार्ड कॉपी, इसमें हम मतलब हार्ड कॉपी उसको कहते हैं जो प्रिंट होकर बाहर निकलेगा। हमने जो भी काम किया कंप्यूटर के अंदर, वो सब एक सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप उसको कॉपी करके पेन ड्राइव वगैरह में ले रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है। ये हार्ड कॉपी है जो कंप्यूटर में प्रिंट होकर के बाहर आ रही है। आउटपुट डिवाइसेस में अगला चीज़ है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है। ये एक बड़ा मशीन होता है और बड़े पैमाने पे, मतलब एक बड़े साइज़ में प्रिंट करता है। अभी आप देखेंगे कि प्रिंटर का जो साइज़ है बहुत छोटा है, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रिंटिंग तो बहुत बड़े साइज़ में भी होती है। जैसे बड़े बड़े मैप्स, मानचित्र प्रिंट होते हैं, या आपने एडवर्टाइजमेंट के वो देखे होंगे फ्लेक्स बोर्ड वगैरह बाज़ारों में, दुकानों में, तो वो सब की प्रिंटिंग के लिए ये अलग मशीन है, इसे प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर भी कई टाइप के हैं, तो ये एक प्रिंटिंग मशीन ही होगा। ओके, अगला चीज़ प्रोजेक्टर। जी हाँ, ये भी एक तरह का मॉनिटर जैसा ही है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन की जगह अब प्रोजेक्टर भी बड़े ऑडियंस को दिखाने के लिए यूज हम करते हैं। अगली चीज़ आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। दरअसल कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ये डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर है। ये तो बिल्कुल हमारा जाना पहचाना है, इसे हम जानते ही हैं। डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर में होता क्या है कि मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, और CPU का कैबिनेट अलग है। इसका UPS भी अलग होता है, जो बैटरी वगैरह बोलते हैं, और ये वॉल आउटलेट पावर पे चलता है।
इसकी यूपीएस के ऊपर ज़्यादा बैटरी पे आप निर्भर नहीं हो सकते। अगली चीज़ है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, जैसे नोटबुक भी कहते हैं। ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसके अंदर सारी चीज़ें एक ही चीज़ में सम्मिलित हैं, जैसे कि इसका कीबोर्ड, इसका माउस पैड, इसका हार्ड डिस्क, बाकी चीज़ें, बैटरी भी इसकी अपनी है, अंदर ही इंस्टॉल है, और मॉनिटर इसके साथ लगा हुआ है। मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम एक पूरे इस पैड में आ गया है। ये आपका एक पोर्टेबल, ये थोड़ा महंगा होता है डेस्कटॉप से। अगला है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक खास तरह का कंप्यूटर होता है, बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला, जिसका बेसिकली डिज़ाइन होता है कि जब एक मल्टीटास्किंग वाला कोई काम हो तो उसे कई एम्प्लॉयज़ लगाने के बजाय कंपनियां क्या करती हैं कि वर्क स्टेशन बनवाती हैं जहां पर एक सिंगल यूज़र ही बैठ करके उन कामों को अकेले ही कर लेता है। ओके, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, थोड़े पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, थोड़ा स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। वैसे वर्क स्टेशन तो साधारण कंप्यूटर्स को भी जोड़ के बनाया जा सकता है। ओके, अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनमें ढेर सारी मेमोरी तथा प्रोसेसर्स होते हैं, जिनसे करोड़ों कैलकुलेशंस और अन्य क्रियाओं को सेकंडों में किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल आजकल सभी बैंकों, कंपनियों, रेलवे तथा अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। तो ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। ये इसमें एक सिंगल यूज़र नहीं होता है। आप देख ही रहे होंगे कि देखने में कुछ अलमारी जैसी लग रही हैं और वो आदमी खड़ा है, एक्चुअल में क्या, ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है, और इसका काम करने के जो यूज़र होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वो एक नहीं होते, कई सारे होते हैं। ओके, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे आपकी ISPs होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूर में स्थित होता है या एक बड़ी बिल्डिंग के एक सेंटर में स्थित होता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो नेटवर्क में स्थापित दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा मुहैया कराता है। सर्वर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वेब सर्वर, मेल सर्वर या फाइल सर्वर। ओके, इसके बारे में भी हम आगे और जानकारी लेंगे। तो ये सर्वर में सेंटर में एक सर्वर है। जैसे बड़ी कंपनियों के वेब सर्वर वगैरह होते हैं, वो तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं और वेबसाइट्स वगैरह को प्रोसेस करने में। जैसे कि आप बड़ी बड़ी देखते हैं कि यूट्यूब वगैरह जैसी इस तरह की अगर कोई कंपनी है तो ये बड़े पावरफुल कंप्यूटर इस्तेमाल करती है। ओके, तो हम ये चलता है क्लाइंट सर्वर बेसिस पे काम करता है। सर्वर सेंटर में है और हम लोग जैसे यूज़र हैं, हम लोग क्लाइंट्स होंगे, और इस तरह से ये काम करता है। ओके, अगला है हैंड हेल्ड डिवाइस है, PDA, जिसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। ये बैटरी पर चलने वाला एक छोटा कंप्यूटर है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपॉइंटमेंट, बुक, एड्रेस, कैलकुलेटर, नोटपैड इस रूप में होता है। वैसे ये फ़िलहाल तक यूज हो रहा था, लेकिन अब इसका टाइम भी लगता है पूरा हो गया है। ये अब देखने को ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि आजकल स्मार्टफ़ोन आ गए हैं और स्मार्टफोन्स में ये जो भी काम करता था PDA, उसके ऐप्स अब स्मार्टफोन में अवेलेबल है। तो PDA अब बीते दिनों की बात हो गई है, अब ये ज़्यादा एक आउटडेटेड चीज़ है। अब ये बस मुश्किल से कहीं कहाँ देखने को मिलता है। आगे है हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसमें उच्च स्तरीय गणना करने की क्षमता होती है, यानी कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। एक साधारण कंप्यूटर के मुकाबले बहुत शक्तिशाली होता है। इसकी शक्ति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसमें मापा जाता है। वैसे तो ये बहुत पहले बनने शुरू हो गए थे, जैसे 1964 में CDC 6600 नाम का सुपर कंप्यूटर बना था अमेरिका में, जाहिर है। यह केवल 1 मेगाफ्लॉप का शक्तिशाली था, यानी कि आज का अगर हम बात करें, इसकी तुलना करें आज के i3 प्रोसेसर वाले कंप्यूटर से, यानी जैसा मेरा लैपटॉप है, तो वो करीब करीब 4 गीगाफ्लॉप्स तक के होते हैं। यानी कि इस पुराने 1964 के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 4000 गुना शक्तिशाली आज के हमारे नॉर्मल लैपटॉप हैं। ओके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इससे कई ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं। इसकी कहानी बड़ी रोचक है, भारत के सुपर कंप्यूटर की कहानी।
1987 में भारत ने अमेरिका को सुपर कंप्यूटर खरीदने की पेशकश की थी, परंतु अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर बेचने से मना कर दिया। दरअसल इस समय भारत काफ़ी तरक्की कर रहा था और कुछ सालों पहले 1974 में परमाणु का एक टेस्ट किया गया था भारत में, जिससे अमेरिका नाराज़ था और अमेरिका को ये शक था कि सुपर कंप्यूटर मिलने के बाद भारत और ज़्यादा तरक्की कर लेगा, या पता नहीं जो भी उनके दिल में रहा हो, लेकिन उन्होंने अचानक से ये डील कैंसिल कर दी। हमको जो कंप्यूटर मिलने वाला था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था क्रे XMP। खैर वो नहीं मिला, तो चर्चा होने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भारत को सुपर कंप्यूटर की बेहद ज़रूरत थी। और उस समय हमारे एक महान कंप्यूटर वैज्ञानिक थे डॉक्टर विजय भाटकर, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। इन्होंने जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने सलाह दी कि अगर हम कोशिश करें तो हम अपने ही देश में सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। जो पैसा आप अमेरिका को देने वाले थे उसे यहाँ खर्च करिए, हम यहीं बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी सलाह मानी गई और उसके बाद CDAC का गठन हुआ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसी ने आगे चल के हमारे परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो कि अगस्त 1991 में बनकर तैयार हुआ। इसे CDAC ने बनाया था और मज़े की बात यह रही कि इसके एक प्रारूप को 1990 के एक ज्यूरिक सुपर कंप्यूटर शो में शामिल किया गया, जहां से दुनिया के बहुत दमदार शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर आए हुए थे और वहां इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, दुनिया में दूसरा स्थान, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। और हमको जो मिलने वाला था क्रे XMP अमेरिका से, जो हमने मांगा था, उससे भी ये करीब 28 गुना शक्तिशाली था। यानी कि अमेरिका को ये करारा जवाब था भारत का कि आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, हमने खुद बनाया, और वो भी 28 गुना शक्तिशाली। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक सुपर कंप्यूटर अब भारत में था। भारत ने केवल इसे बनाया ही नहीं, बाद में इसने अपने पड़ोसियों को और कई देशों को इसे बेचा भी, जिसके कारण अमेरिका के सुपर कंप्यूटर मार्केट में भी बड़ी गिरावट आई। उसको अपने सुपर कंप्यूटर के दाम कम करने पड़ गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आज कौन सा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर मौजूद है भारत में? जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया प्रत्यूष, यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भारत का है। यह 6.8 पेटाफ्लॉप्स का है। अभी पेटा वगैरह आप समझ गए होंगे, किलो 1000 होता है, किलो के बाद आता है मेगा। अगर किलो का 1000 गुना मेगा, मेगा का 1000 गुना गीगा, गीगा का 1000 गुना टेरा, एंड टेरा का 1000 गुना पेटा होता है। ठीक है, तो ये 6.8 पेटाफ्लॉप्स का है। ये दुनिया का 67वां शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और मौसम विज्ञान में जो लगे हुए हैं सुपर कंप्यूटर्स, उनमें ये चौथा शक्तिशाली का सुपर कंप्यूटर है। आगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कौन सा है? जून 2020 में, जी हाँ, अभी हाल ही में, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होने का खिताब जापान के फिगाकू कंप्यूटर ने लिया है। यह 415 पेटाफ्लॉप्स का है। पहले यह खिताब अमेरिका के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर समिट के पास था, जो 200 पेटाफ्लॉप का हुआ करता था, और अब जापान का सुपर कंप्यूटर नंबर 1 पर है। फिलहाल यह कोविड-19 के शोध कार्य में जापान ने इसे लगा रखा है। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा? कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को समझा हमने। बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने कुछ समझी जो कोर्स में आगे भी उपयोग में आएंगी। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं हमने थोड़े देखे, आउटपुट डिवाइसेस को देखा हमने क्या क्या हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं ये समझा हमने, और सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने कुछ अधिक जानकारी भी आज हासिल की। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और गुड लक, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।